हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग बुक के ही चैप्टर नंबर 24 जो कि है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग को कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। सो बेसिकली ये एक कन्वेंशनल टेक्निक है। ठीक है, ये क्या है? एक कन्वेंशनल टेक्निक है जहाँ पे हम कॉस्ट और प्रॉफिट को असरटीन करते हैं, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो ये वाली प्रैक्टिस है हमारी, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो प्रैक्टिस है, इसमें हम सारी की सारी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कहीं पे भी चार्ज हो रही हो, चाहे ऑपरेशंस में, चाहे प्रोसेसेस में, चाहे प्रोडक्शन में। इसीलिए ही हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग और टोटल कॉस्टिंग टेक्निक भी बोला जाता है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? ये एक कन्वेंशनल टेक्निक है जहाँ पे हम कॉस्ट और प्रॉफिट को असरटेन करते हैं। इसमें हर तरह की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राइम कॉस्ट को ऑब्टेन करते हैं। प्राइम कॉस्ट को किस तरह से निकाला जाता है? हम उसमें सबसे पहले मटेरियल जो कि हमारा डायरेक्ट होगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, उनको ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें से फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी ऐड करेंगे, और लास्ट में जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हम ऐड करके टोटल कॉस्ट इसके अंदर निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है। फिर इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और इनकम। जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके अंदर किस तरह से प्रॉफिट और इनकम की कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले जो भी यहाँ पे कॉस्ट होगी उन सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, दूसरा है हमारा जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और तीसरा है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर हम कैलकुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कैलकुलेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। पहला तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में, और दूसरा है नीचे परफॉर्मा की फॉर्म में। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो नीचे दिया हुआ परफॉर्मा है अब उसको लर्न करो, उसको समझो, क्योंकि एक बार अगर आपको परफॉर्मा समझ में आ गया तो आप उसको ईजिली पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, और परफॉर्मा को समझना पैराग्राफ को समझने से कहीं ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो चलो इसका परफॉर्मा पढ़ते हैं। परफॉर्मा में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हमें सेल्स दी हुई है। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉफिट या फिर इनकम निकालनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, तो सबसे पहले हम ऐसा एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम सेल्स को लिखेंगे। सेल्स में हम लेस कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इन तीनों को लेस करने के बाद जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड क्यों ना हो। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है ना, जो स्टार्टिंग में मिलता है हमको, उस ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी उसको हम ऐड करेंगे, और जो लास्ट में हमारा बच जाता है, जो स्टॉक हमारा लास्ट में बच जाता है उसको, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, उसको यहाँ पे हम लेस करेंगे। फिर जो अगला इसमें पार्ट है वो है ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन और लेस ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसमें क्या होता है? जो भी अंडर एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम ऐड करके, जो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का, उसको हम लेस कर देंगे। इससे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। फिर जो लास्ट इसमें चीज़ है वो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। यहाँ पे हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। फिर चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, इससे हमारा क्या निकल जाता है? नेट इनकम और प्रॉफिट निकल जाता है। इसको लेस करने से पहले हमारा क्या निकला था? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको लेस करते ही हमारा क्या निकल जाएगा? नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट। ये निकलने के बाद हम इसके एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के? सबसे पहला आता है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट। जैसे कि हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो भी कॉस्ट होगी, कैसी भी कॉस्ट होगी, सारी कॉस्ट को यहाँ पे क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है ना, वो फुल कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज होता है। ठीक है, जो भी हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे वो हमेशा फुल कॉस्ट के बेस पे करेंगे। सेकंड आता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एंड नेट प्रॉफिट। इसमें क्या होता है? ग्रोस और नेट प्रॉफिट को हम सेपरेटली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने अभी भी परफॉर्मा में पढ़ा। ठीक है, पहले हम ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन और जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड, उसको हम लेस करते हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता है। तो यहाँ पे हम ग्रोस और नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। थर्ड आता है सॉल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब कि जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम सेपरेटली क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो
वेरिएबल हो। फिर आता है क्लैरिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। इस मेथड के अंदर जो हमारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं उसका प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन भी दी जाती है, मतलब इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। इस मेथड के अंदर जो प्रोडक्ट कॉस्ट है और जो पीरियड कॉस्ट है उन दोनों को सेपरेटली यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, दोनों को अलग अलग तरीके से उनके बीच में एक डिफरेंस रखा गया है। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट आता है चार्ज ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन इन्वेंट्री। इस मेथड के अंदर जो हमारी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है उसका जो भी बर्डन होगा ना, हम उसको आगे आने वाले स्टॉक पे क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, जो ऐसा वो स्टॉक ऐसा होता है जिसका यूज़ हम अभी करंट पीरियड में नहीं करने वाले, वो हम फ्यूचर के लिए रखते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे हमारा जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ओवरहेड, ठीक है, जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जिसकी कॉस्ट है वो फिक्स है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले तो प्रोडक्शन को बनाने में, ठीक है, यूनिट्स को बनाने में जो चार्जेस आते हैं, जो कॉस्ट आती है, वो होती है हमारी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, उसका जो बर्डन होता है हम ऐसे स्टॉक पे डाल सकते हैं जिसको हम अभी करंट पीरियड में सोल्ड नहीं करने वाले, उसको हम आने वाली फ्यूचर में उसको सोल्ड करेंगे। ठीक है, तो वो भी सिर्फ यही होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। फिर आता है फीलिंग ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मैनेजर्स। ये मेथड क्या करता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करता है सारे मैनेजर्स के बीच में। ठीक है, जिससे वो और भी रिस्पॉन्सिबल होकर अपना काम कर पाएँ। लास्ट आता है इसमें कन्फर्मिटी विद द एक्चुअल एंड द मैचिंग कंसेप्ट। देखो, जो हमारा एक्चुअल और मैचिंग कंसेप्ट है ना, ये एक जो हमारी मैनेजमेंट होती है, जो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट होती है, उसी का एक कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों कंसेप्ट की भी कन्फर्मिटी दी जाती है। मतलब यहाँ पे भी इन दोनों मेथड्स को, दोनों कंसेप्ट को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लिमिटेशन में क्या दिया हुआ है कि डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम ना कंपेयर नहीं कर पाते, मतलब एक लेवल ऑफ आउटपुट को दूसरे लेवल ऑफ आउटपुट से हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाते, उसमें हमें दिक्कतें आती हैं। और इसी दिक्कत की वजह से हम जो कॉस्ट है उस पर भी अपना कंट्रोल नहीं रख पाते, अच्छे से कॉस्ट को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। फिर इसमें आगे आती है डिफ़िकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो फ्लेक्सिबल बजट होता है ना, उसको प्रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आती है, उसको प्रिपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फ्लेक्सिबल बजट ऐसा होता है जो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपने बजट को चेंज नहीं कर सकते ईजिली। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ऐसे बजट की प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आता है इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे जो फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट होती है ना हमारी, कि भाई फैक्ट्री की कितनी कितनी कॉस्ट है जो फिक्स है हमारी, जो होगी ही होगी, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम इंक्लूड करते हैं जब, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आती हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाते। क्योंकि आप खुद देखिए, जो फैक्ट्री कॉस्ट है तो वो कॉस्ट का हिस्सा, ठीक है, जब प्रोडक्शन होती है तो फैक्ट्री में जो भी काम होता है उसी से वो कॉस्ट जनरेट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो पाता। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन मैनेजरियल डिसीजन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जितने भी हमारे मैनेजरियल डिसीजन होते हैं उनको मैनेज करने में, उनको तय करने में, उनको कहीं ना डिसाइड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, कि भाई हमें कौन सा मैनेजरियल डिसीजन यहाँ पे सेट करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी इसकी लिमिटेशंस। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, वो क्या होती है हम ये पढ़ेंगे। देखो, जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, इसके दो मीनिंग बनते हैं। पहला मीनिंग ये बोलता है कि मार्जिनल कॉस्ट रेफर टू वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमारी डायरेक्ट मटीरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, और सारे जो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड होते हैं ना वही इसमें इंक्लूड होते हैं। मतलब जो फिक्स्ड ओवरहेड हो गए ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा इसका मीनिंग ये बोलते हैं कि ये अगर जैसे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी, ठीक है, वैसे वैसे ही वो यूनिट वाइज इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होती रहेगी। जैसे एक यूनिट बढ़ी तो आपका वहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गई। अगर आपकी एक यूनिट कम हो गई प्रोडक्शन में तो हमारी जो कॉस्ट है वो एक यूनिट कम चली गई। तो यहाँ पे मैं जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका ये मतलब दे रखा है। फिर इसको एक ना एग्जांपल से समझो कि
कि अगर जो हमारी टोटल कॉस्ट है 100 यूनिट की वो 5,000 रुपये आ रही है, वहीं पे 101 यूनिट की मतलब 1 यूनिट ज़्यादा की कॉस्ट हमारी 5,030 रुपये आ रही है, जो इंक्रीज़ है ना 30 रुपये का टोटल कॉस्ट में, वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके नीचे एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा कि मार्जिनल कॉस्ट को अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में प्राइम कॉस्ट प्लस में ऑल वेरिएबल ओवरहेड। हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो किससे मिलके बनी होती है, वो बनी होती है हमारी प्राइम कॉस्ट प्लस में ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर तोड़ दें और भी ज़्यादा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, तो प्राइम कॉस्ट को हम डिवाइड जब हम तोड़ते हैं तो उसका क्या बनता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में डायरेक्ट मटेरियल प्लस में लेबर प्लस में एक्सपेंसेस प्लस में ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स। इसको भी जब हम फर्दर तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स। जब सारे के सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस ही कर देंगे तो बचा क्या, ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, और यही हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट में इंक्लूड होता है। फिर आता है लास्ट हमारा टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड वर्क एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ऑफिस एक्सपेंसेस और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इस तरीके से भी हम मार्जिनल कॉस्ट को लिख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे 4 तरीके थे जिस तरीके से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट। मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गया हमें क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ नहीं है, जो हम मार्जिनल कॉस्ट पीछे पढ़ी है उस मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। ये जो हमारी टेक्निक है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब ये 2 कॉस्ट में डिवाइड है। पहली है हमारी फिक्स्ड और दूसरी है हमारी वेरिएबल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने की जो टेक्निक होती है, जो स्पेसिफिक हमारी प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। फिर आता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग या फिर डेफिनेशन। देखो, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, डायरेक्ट कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहलाती है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। उसके बाद इसको फर्दर कुछ डेफिनेशंस में डिवाइड किया है। हम थर्ड वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसमें ये बोला गया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ चेंज इन एग्रीगेट कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन 1 यूनिट ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कॉस्ट क्या होती है, चेंज होती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन 1 यूनिट। 1 यूनिट के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होने से जो एग्रीगेट कॉस्ट में हमारा डिफरेंस आता है, तो उसको निकालने की जो टेक्निक होती है, ठीक है, एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे उसको निकालने की जो टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ये बहुत इजी डेफिनेशन है, इसको खुद से पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो पीछे जो दिया हुआ एग्जांपल था ना, कि जब हम 100 यूनिट बनाते हैं उसमें खर्चा हमारा 5,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है, उस वहीं एकदम से हमारी 1 यूनिट बढ़ जाए, मतलब 101 यूनिट पे अगर हमारा खर्चा 5,030 रुपये आ रहा है, तो जो 30 रुपये का डिफरेंस है ना, एकदम से जो 30 रुपये का फ़र्क पड़ गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, तो इसको पढ़ना अच्छे से, बहुत ईजी डेफिनेशन है, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगी। उसके बाद आता है इसमें बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। की मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक ना कॉस्ट को एनालाइज करने की और उसको प्रेजेंट करने की, कॉस्ट को निकालने की, उसको कैलकुलेट करने की, उसको प्रेजेंट करने की एक टेक्निक है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें सेकंड पॉइंट, डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, इसमें हमने कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक होती है हमारी फिक्स्ड और दूसरी होती है हमारी वेरिएबल। तीसरा है हमारा पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम क्या करते हैं, पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जो हमारी फिक्स्ड वाली कॉस्ट है, हमारी 2 कॉस्ट हमने ऊपर पढ़ा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम एज अ पीरियड कॉस्ट क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी कहाँ चार्ज होती है, P&L में चार्ज होती है। ठीक है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि पीरियड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखिए, इसमें जो स्टॉक होता है ना, फिनिश्ड गुड्स का हो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, ये दोनों ही मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकी क्या होती है, वैल्यू
होती है, इनको वैल्यू किया जाता है। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। जो भी सेलिंग प्राइस हम डिटरमाइन करेंगे मार्जिनल कोस्टिंग के अंदर, वो हम कैसे करेंगे, मार्जिनल कोस्टिंग प्लस में कंट्रीब्यूशन का जितना भी पैसा बनेगा वही हमारा क्या होगा, प्राइस होगा, वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। फिर आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हम देखो, जो मार्जिनल कोस्टिंग है ना, इसमें ना जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा स्पेशल है या फिर वो थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी टोटल सेल्स होती है ना, उसमें हम मार्जिनल कोस्ट को माइनस कर देते हैं। उससे हमारा क्या निकल के आता है, हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। इसी कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कोस्ट को जब माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात की जाए तो सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, रिकवरी ऑफ कोस्ट, जो हमारा मार्जिनल कोस्टिंग होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट ही ऐसी कॉस्ट होती है जिसकी रिकवरी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। देखो, ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग इवन चैप्टर्स हैं, तो इनको मैं हो सके तो आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, लेकिन मार्जिनल कोस्टिंग में ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं, ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट हैं। तो ये भी एक बहुत ही छोटा सा और इजी पॉइंट है, ये इसको भी आप लिख सकते हो इसमें। तो ये थे हमारे कुछ करेक्टर्स मार्जिनल कोस्टिंग के। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस, कि भाई हमारे मार्जिनल कोस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ईजीनेस। देखो, जो मार्जिनल कोस्टिंग का कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। कोई भी इसको ईजिली समझ सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको अडॉप्ट करोगे तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर आता है प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मार्जिनल कोस्टिंग एक ऐसी कोस्टिंग है जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू किया जाता है, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से उसकी वैल्यूएशन होती है। ठीक है, थर्ड आता है इसमें हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। ठीक है, ये प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्पफुल होता है। कौन, हमारा मार्जिनल कोस्टिंग होता है वो प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्पफुल होता है, क्योंकि ऐसी टेक्निक है जो हमारी शॉर्ट टर्म नेचर के जो प्रॉफिट है ना, उसकी प्लानिंग में हमें हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, इसलिए हम उसमें ना ईजिली प्रॉफिट की प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में हमें कुछ चीज़ें दे दी जाए तो उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है मीनिंगफुल मैनेजेरियल रिपोर्टिंग। मैनेजेरियल रिपोर्टिंग होती है जो मार्जिनल कोस्टिंग के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब अगर आप मार्जिनल कोस्टिंग के अंदर मैनेजेरियल रिपोर्टिंग बनाओगे, मैनेजर को अपनी रिपोर्ट दोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। फिर आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी अप्रेजल। प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करना है, कैसे बांटना है, कैसे उसको तय करना है, कैसे उसके अप्रेजल्स को तय करना है, उन सब को ये मार्जिनल कोस्टिंग बहुत ही ईजी तरीके से कर पाता है। बेसिकली ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी प्रॉफिट अप्रेजल को बनाने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा यूज़फुल टू द स्टैंडर्ड एंड बजटरी कोस्टिंग। जो हमारी मार्जिनल कोस्टिंग है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग और बजटरी कोस्टिंग को चलाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसको इम्प्लीमेंट करने में, ऐसे सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है और बजटरी कंट्रोल या फिर कोस्टिंग वाला जो टॉपिक है, मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो अगर आपको चाहिए ये टॉपिक तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर आता है हमारा कन्विंस इन कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड। देखो, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं ना, ठीक है, उसको ये क्या करता है, कंप्यूट करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस ही दिखाता है, कि मतलब बहुत इजी तरीके से हम फिक्स्ड जो ओवरहेड होते हैं उनको कंप्यूट कर सकते हैं। इवन उनकी हम रिकवरी भी कर सकते हैं। हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट की यहाँ पर क्या हो सकती है, फिक्स्ड जो ओवरहेड होते हैं उनकी क्या हो सकती है, रिकवरी हो सकती है। ठीक है, फिर आता है इसमें रोल इन कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, देखो, जो हमारा मार्जिनल कोस्टिंग है ना, ये हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक है जो एक फ्लेक्सिबल बजट को बनाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग में पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल में इतनी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे ना हम फ्लेक्सिबल बजट नहीं बना सकते। लेकिन मार्जिनल कोस्टिंग में हम फ्लेक्सिबल बजट भी बना सकते हैं और यहाँ पे हम कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हेल्पफुल इन मैनेजेरियल डिसीजंस। देखो, जो हमारा मार्जिनल कोस्टिंग होता है, ये मैनेजेरियल के अलग अलग डिसीजंस को लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कि हमें कोई चीज़ बनानी है कि बाय करनी है,
कोई हमें जो भी प्रोडक्ट मिक्स है, सेल मिक्स है, मतलब हमें कौन से प्रोडक्ट्स किस तरह से बेचने हैं, कैसे हमें सेल करना है, किस तरह से हमें कहाँ कहाँ सेलिंग करनी है, ठीक है। प्रॉपर हमारा जो भी हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं उसका कैसे हमें यूटिलाइज़ करना है, क्या करना है, हमें अपने डिपार्टमेंट्स को एक्सपेंड करना है कि उनको क्लोज़ करना है। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो वो मैनेजेरियल डिसीजंस में आती हैं, जिसको मार्जिनल कोस्टिंग में हम बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये थे कुछ हमारे मार्जिनल कोस्टिंग के एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला आता है हमारा डिफ़िकल्टीज़ इन डिवीज़न ऑफ कोस्ट। देखो, जो हमारा मार्जिनल कोस्टिंग है ना, इसमें हम कोस्ट को डिवाइड जब करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ आती है। हमें पता है कि हमने मार्जिनल कोस्टिंग दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा फिक्स्ड, एक हमारा वेरिएबल। लेकिन हर वो फिक्स्ड कोस्ट जो फिक्स्ड कोस्ट बताई जा रही है, ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स्ड कोस्ट हो सच में, ठीक है। और वैसे ही जो वेरिएबल कोस्ट हमें बताई जा रही है कि ये वेरिएबल कोस्ट है, हो सकता है वो वेरिएबल कोस्ट ना भी हो। तो इस वजह से एरर आ सकते हैं क्लासिफिकेशन करने में, जिससे हमारा जो मार्जिनल कोस्टिंग की एनालिसिस है वो बिल्कुल हमारा फॉल्टी हो सकती है, मतलब उसमें फॉल्ट जनरेट हो सकते हैं। तो पहला हमारा लिमिटेशन हो गया। फिर दूसरा करते हैं इग्नोरिंग टाइम एलिमेंट। जो हमारा मार्जिनल कोस्टिंग है ना, ये टाइम एलिमेंट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, तो उसमें जो टाइम एलिमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उस टाइम एलिमेंट को क्या कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। फिर आता है हमारा रोल ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो हमारी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जैसे कि हम जानते हैं आजकल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, फिर जो फिक्स्ड कोस्ट है ना, फिक्स्ड जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं लाइक मशीनरी का, हमारे प्लांट का, हमारे लैंड एंड बिल्डिंग का, उसका जो कोस्ट है ना, हम वहाँ पे यहाँ पे सेट नहीं कर पाते सही से, ठीक है। उसकी कोस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई आती है। ऑब्वियसली बात, हम कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, तो वो कहीं ना कहीं हैवी तो पड़ेगी हमें, खर्चा तो उसका ज़्यादा आएगा ही, जिसकी वजह से हम जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें क्या होता है कि हम स्टॉक को तो वैल्यू करते हैं अच्छे से, हमें अच्छे से पता है कि हम वैल्यूएशन की जो स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है उसको हम अच्छे से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टेक्निक में उसको करने में हमें प्रॉब्लम आती ही आती है। फिर आता है नॉट सूटेबल फॉर ऑल कंसर्न्स। ये हर एक कंसर्न, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फैक्ट्री, हर एक कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है। ये आप कहीं पे भी लागू नहीं कर सकते, कहीं पे भी आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ अदर बेटर टेक्निक्स ऑफ कोस्ट कंट्रोल। जैसे कि हम जानते हैं कोस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल है, लेकिन अगर हमें कोस्ट को कंट्रोल करना ही है ना, तो उसके लिए और भी बहुत सारी बेटर टेक्निक्स हैं इन द मार्केट जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे कई ज़्यादा बेटर, मतलब मार्जिनल कोस्टिंग से कई ज़्यादा बेटर हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं जिससे हम कोस्ट को और भी इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इनएप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग। देखा जाए तो मार्जिनल कोस्टिंग में जो प्राइसिंग के जो बेसिस है ना, वो हमारे इनएप्रोप्रिएट हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे फिक्स्ड कोस्ट को इग्नोर कर दिया है, वेरिएबल कोस्ट को हमने यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दी है, उस वजह से हमने जो प्राइस यहाँ पे सेट किया है वो कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये था हमारा डिसएडवांटेजेस और द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग। अब हमारा लास्ट इसमें चीज़ आती है डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कोस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग। उसका पहला पॉइंट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कोस्ट। देखो, जो हमारा एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग है उसमें हम जानते हैं उसको हमने 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा सेलिंग। उसमें फिर हम ये अपना प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं, लेस करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन जो मार्जिनल कोस्टिंग है ना, उसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग में हम किस तरह से अपनी जो कॉस्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और मैनेजेरियल कॉस्ट में हम किस तरह से अपनी जो भी कॉस्ट है उसको क्लासीफाई करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। फिर आता है पीरियड वर्सेस प्रोडक्ट। देखो, जो हमारी एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग है वो पीरियड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और जो हमारी मार्जिन कोस्टिंग है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को, लेवल ऑफ आउटपुट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। फिर आता है हमारा अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, जो अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, ये P&L में एडजस्ट होती है, जो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग के अंदर हो सकता है। ये कभी भी मार्जिनल कोस्टिंग के अंदर नहीं हो सकता।
ठीक है, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हमारा स्टॉक है वो हमारा फिनिश्ड गुड होता है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ठीक है, जिसको हम टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। लेकिन जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे दो सबसे बड़े डिफरेंस निकल के आते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यूएशन ज़्यादा होगी स्टॉक की, उतना ही ज़्यादा हमारा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा ना वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। फिर आता है हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे इस मेथड में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। पहला डिफरेंस आता है कि अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो दोनों में इक्वल हो जाए या फिर हमारी सारी कॉस्ट ही वेरिएबल हो जाए, तो जो भी हमारा जो प्रॉफिट ऑब्टेन होगा ना दोनों मेथड में वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरा आता है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल्स आर इक्वल। अगर हमारी जो आउटपुट की वॉल्यूम है, मतलब हमारा टोटल प्रोडक्शन और सेल्स है, अगर वो इक्वल कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में भी जो हमारा प्रॉफिट होगा दोनों मेथड्स में वो सेम हो जाएगा। तीसरा आता है अगर आउटपुट है जो वो सेल से ज़्यादा है, तो ऐसे में जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हायर होगा एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन अगर जो हमारा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन है वो अगर लेस है वॉल्यूम ऑफ सेल से, तो यहाँ भी जो हमारा प्रॉफिट ऑब्टेन होगा ना वो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेस होगा एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर आता है बेसिस ऑफ मैनेजेरियल डिसीजंस। देखो, मैनेजेरियल डिसीजन की बात की जाए तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ठीक है, उसमें जो भी मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के बेस पे लिए जाते हैं। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वहाँ पे मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो हमारे कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बेस पे लिए जाते हैं। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन की बात की जाए तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना वो कहीं ज़्यादा सूटेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमारा मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए, प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए यूज़फुल होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।